हेलो एवरीवन। आज के देखिए हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी के इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम जनरल एक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज के बारे में हम देखिए इस लेक्चर में बात करेंगे। आवेश क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, करंट क्या होता है, ओम्स लॉ के बारे में हम बात करने वाले हैं। रेजिस्टेंस एंड सीरीज रेजिस्टेंस एंड पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। रजिस्टिविटी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। कंडक्टेंस क्या होता है एंड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड अर्धचालक क्या होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो आखिरी में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज, आवेश क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, चार्ज की बात कर रहे हैं हम, तो चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसी चार्ज की वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में अट्रैक्शन, आकर्षण या फिर रिपल्शन, विकर्षण का अनुभव करता है, इसी चार्ज की वजह से। इसका मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, उसके ऊपर चार्ज होता है, तो वह दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच सकता है या फिर अपने से दूर जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि चार्ज क्या है, ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। चार्ज के टाइप की बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। जब किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड जब किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हमारा जो शरीर होता है वो भी कभी कभी चार्ज्ड हो जाता है। जैसे आप ठंडी हवा में स्वेटर उतारते हैं और छोटी छोटी आपको चिंगारी देखने को मिलती है, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, जहां आपका शरीर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को खो देता है या फिर प्राप्त करता है। समझ में आया आपको? अब डिस्कस करते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या होता है। तो समान प्रकार के चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर की तरफ उसको भेजते हैं। दो पॉजिटिव चार्ज वाली अगर वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को अगर आप एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। जैसे दो मैग्नेट के एक समान ध्रुव जो होते हैं, पोल जो होते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विपरीत प्रकार के जो चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जब आप गुब्बारे को अपने सिर पर रगड़कर दीवार पर चिपका सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझो। जब हम लोहे के टुकड़े की बात करते हैं तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स कहते हैं। हम इन एटम के अंदर तीन मुख्य कण देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये वो पार्टिकल होते हैं इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन ये वो पार्टिकल होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। एंड न्यूट्रॉन जो होता है इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इन पार्टिकल की वजह से ही किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज की विशेषता होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर अधिकता हो जाती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर लोहे के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यही कॉन्सेप्ट चार्ज के काम करने का तरीका समझाता है। समझ में आया आपको? आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसको। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा ये, इसको आप क्लियर रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, चार्ज का उत्पन्न होना हम डिस्कस करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को रगड़ा जाता है, घिसा जाता है। जैसे कि आप गुब्बारे को अपने सिर पर रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में स्थानांतरित, मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है। चार्ज के अगर हम देखिए प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो चार्ज हमेशा पेयर में उत्पन्न होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये विपरीत नेचर के होते हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो समान होता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। विद्युत आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है ये, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर एक फोर्स का, मतलब एक बल का अनुभव करता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया चार्ज जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव एंड दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब जब ऑब्जेक्ट में, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है तो उस पर क्या होता है, धनात्मक आवेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। राइट। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। इसको सी से डिनोट किया जाता है। एक कूलाम की वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा, कभी कभी सीधे सीधे इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैलकुलेशन की बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की
तो इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू N इंटू ई। यहाँ पर Q जो है ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, N जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E जो है ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अभी हमने डिस्कस किया था ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस में होता है, ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो इससे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। कैसे न्यूमेरिकल पूछते हैं, एक मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, यदि किसी ऑब्जेक्ट में 5 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है तो उस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या होगा। ऐसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया। तो Q इक्वल टू एन ही अपने को पता है, तो Q यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, N हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आवेश। तो Q हमको फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा। हमको पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं, तो यहाँ पर N की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो बस मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, माइनस में 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ई। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं हम कूलम्स लॉ। कूलम का नियम क्या बोलता है। तो फ्रेंड्स, कूलम लॉ क्या बोलता है कि जब दो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो किस प्रकार काम करता है, ये बताता है हमको कूलम्स लॉ। ये जो दोनों चार्ज हैं इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, ये फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस एंड दोनों चार्ज पार्टिकल के गुणनफल पर निर्भर करता है। मान लेते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनका नाम Q1 एंड Q2 है। इनके बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, R है। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, F है। ओके, अब इस नियम के अनुसार पहली चीज हम डिस्कस करते हैं फोर्स का नियम। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स है वो दोनों चार्ज Q1 एंड Q2 के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2 के, ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया इसका। सेकेंड रूल ये बोलता है ये जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, दोनों पार्टिकल के बीच में, चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो इसके बीच की जो डिस्टेंस है R, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r²। यही बोला हमने अभी। तो अब दोनों नियम को मिला देते हैं हम, तो हमको निकल के आ जाता है कूलम्स का नियम। तो F प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2/r²। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर स्थिरांक आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, जो कि है हमारा K। तो F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। ये जो K आया है ये कूलम्स कांस्टेंट है, ओके, जिसका मान क्या होता है 8.9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ पर Q1 Q2 तो दोनों चार्ज पार्टिकल हो गए, R जो हो गया दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। F जो हो गया वो इन दोनों के बीच का फोर्स हो गया, चार्ज पार्टिकल के बीच का। इससे न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर बहुत पूछते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके कैसे पैटर्न के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों का चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम दे रखा है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दे रखा है 0.5 न्यूटन का। अब हमको पता करना है कि दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है R जो है वो क्या होगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। K की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 8.9 इंटू 10⁻⁹। तो बस आपको वैल्यू रख देना है। यहाँ पर F की जगह आ जाएगा 0.5 इक्वल टू K की जगह आ जाएगा 8.9 इंटू 10⁻⁹ इंटू यहाँ पर देखिए दोनों जो चार्ज पार्टिकल है उनका चार्ज बिल्कुल समान है, तो 3 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों का, तो अपॉन में r²। तो r² को अपन ऊपर लेके आ जाते हैं और 0.5 को नीचे लेके आ जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा 8.9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 9 इंटू 10⁻⁻14 स्क्वायर कर लिया हमने इसका, अपॉन में 0.5। आप इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को तो आपके पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.04 मीटर। तो फ्रेंड्स दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.04 मीटर है। अब ऐसे एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल जो है वो पूछ लेते हैं आपसे। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। दो चार्ज के बीच का आपको फोर्स दे रखा है 200 न्यूटन। यदि हम दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है उसको दोगुना कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तब लगने वाला फोर्स जो होगा उसकी हमको कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को कि दोनों चार्ज पार्टिकल पहले पास में थे,
फिर उनकी डिस्टेंस बढ़ा दी, तो जब पास में थे तब फोर्स ज़्यादा लगेगा, दूर करा है डिस्टेंस बढ़ाइए तो फोर्स कम लगेगा। तो ऑप्शन में अगर आप जल्दबाजी में हो, मान लो सॉल्व करना आपको नहीं आता है, तो भी आप थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ाइए तो फोर्स कम हो गया, तो वो ऑप्शन तो हटा ही दो जो कि 200 से ज़्यादा है। पहली बात तो ये समझ में आ जाएगा हमको। तो जिसको सॉल्व नहीं करना आ रहा है तो एटलीस्ट कम से कम वो ये तो कर ही सकता है, बट बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए, दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 एंड Q2। इनके बीच स्टार्टिंग का जो फोर्स है वो क्या है, 200 न्यूटन है। तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है ये मान लेते हैं हम कि F है। ओके, अब कंडीशन लगाते हैं। इसने बोला कि दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कर दो, डबल कर दो। तो पहले डिस्टेंस हमने मानी थी कि R थी, अब कंडीशन के बाद की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली R डैश। ओके, तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। प्रारंभिक डिस्टेंस कितनी थी इन दोनों के बीच की, स्टार्टिंग R थी। इसने बोला कि दोगुना कर दो तो हमने 2R कर दिया। ठीक है, ये नई डिस्टेंस निकल कर आ गई। नई डिस्टेंस को हमने डिनोट किया R डैश से। अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जब कंडीशन लगाने के बाद में जो फोर्स निकल कर आ रहा है वो हमने माना F डैश। पहले वाला F था तो इसको हमने F डैश मान लिया। ऑब्वियसली बात है, दोनों में अंतर होगा। तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R डैश का स्क्वायर। R डैश नई डिस्टेंस है तो R डैश की वैल्यू अभी हमने देखी 2R है, क्योंकि बोला गया है कि दोगुनी है, तो यहाँ पर 2R रख देंगे हम, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में 4R स्क्वायर। ये चीज़ निकल कर आ गई आपको। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर क्या है, पहले वाला फोर्स है। ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों चार्ज पार्टिकल एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं जिनके बीच का फोर्स दे रखा है 200 न्यूटन, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन में 4 हो गया। अब F की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे ही रखी है 200 न्यूटन, तो रख देते हैं। F डैश इक्वल टू 200 न्यूटन अपॉन में 4, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 न्यूटन। तो यहाँ पर 50 न्यूटन बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं इस टॉपिक से। समझ में आया आपको? चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ आपको। इलेक्ट्रिसिटी एक वो एनर्जी होती है जो किसी कंडक्टर मतलब चालक में इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो से उत्पन्न होती है। कंडक्टर की बात करी हमने, चालक की बात करी, तो ये क्या होता है आपके दिमाग में डाउट आ सकता है। तो कंडक्टर वो सामग्री होती है जिसके जरिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आसानी से बह सकता है। जैसे कि कोई तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है, कंडक्टर है। इसे आप उस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि पानी जो है वो ट्रेवल करता है पाइप में, तो पाइप एक प्रकार का क्या है, कंडक्टर है, ऐसे समझो, जो कि पानी को अच्छे से बहने दे रहा है। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के केस में बात करें तो कंडक्टर क्या हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब कंडक्टर होते हैं। जो करंट को आसानी से गुजरने देता है वो उतना अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, जो आसानी से नहीं गुजरने देता है वो बैड कंडक्टर होता है। तो आपको समझ में आया इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो से उत्पन्न होती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, अभी हमने डिस्कस भी किया थोड़ी देर पहले। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी का बहाव किसी पाइप में होता है, जैसे पानी का बहाव किसी सोर्स से आता है और वो पाइप के जरिए बहता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज तारों के जरिए बैटरी से बल्ब तक जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास में एक टॉर्च है, इसमें एक बैटरी और एक बल्ब लगा हुआ है। जब आप टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल उठता है, लेकिन ये कैसे होता है, इस पूरी प्रक्रिया को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बैटरी, इमेजिन करो कि यह पानी के टैंक की तरह है जो कि चार्ज मतलब ऊर्जा जो है उसको स्टोर करता है। बैटरी से ही इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति होती है। वायर जो है इसके अंदर वो पाइप की तरह काम करता है जिसमें से पानी जो है वो बहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को बैटरी से बल्ब तक ले जाने का काम करता है वायर। ठीक है, पानी के केस में हमने बात करी थी तो पाइप था, इलेक्ट्रिसिटी के केस में बात कर रहे हैं तो वायर है। बल्ब की बात कर रहे हैं तो यह बिजली को प्रकाश में बदलने का काम करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब बल्ब तक पहुंचता है तो ये जल उठता है, जैसे पानी किसी टरबाइन को चलाकर बिजली जो है वो बनाता है। स्विच की बात करें, हम ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये नल की तरह काम करता है। जब आप नल खोलते हैं तो पानी बहने लगता है, उसी तरीके से जब आप स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है और करंट बहने लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को पानी के बहाव से रिलेट करके हम समझ सकते हैं। जैसे पानी किसी सोर्स, नदी, तालाब, इनसे पाइप के जरिए बहता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बैटरी से तारों के जरिए बहता है। जैसे पाइप पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे, वैसे वायर जो होती है ये चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जब स्विच ऑन होता है तो बिजली का बहना शुरू होता है
और बल्ब जल उठता है, वैसे ही नल खोलने पर पानी बहना जो है वो शुरू हो जाता है। आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी दिख रहा होगा। इसमें जब स्विच ऑन होता है तो बैटरी से इलेक्ट्रिक चार्ज तारों में बहने लगता है। ये चार्ज जो है बल्ब तक पहुँचता है और बल्ब जो है वो जलने लगता है। बल्ब जलने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट बल्ब में पहुँच गया और एनर्जी को लाइट में बदल दिया गया। जब स्विच बंद करते हैं तो सर्किट टूट जाता है और बल्ब बुझ जाता है। तो फ्रेंड्स, करंट जो है वो हमेशा एक क्लोज्ड सर्किट में बहता है। अगर सर्किट में कहीं पर भी कोई ब्रेक हो तो करंट का फ्लो रुक जाता है। करंट का जो फ्लो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से शुरू होता है और पॉजिटिव टर्मिनल पर क्लोज हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई अच्छे से। तो इलेक्ट्रिसिटी को हमने डिस्कस किया। इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। चलिए तीनों को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की। इसको बोला जाता है हिंदी में घर्षण विद्युत। ये इलेक्ट्रिसिटी उस समय उत्पन्न होती है जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जाता है, घिसा जाता है। इस प्रोसेस में एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, खो देता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर लेता है, जिससे उन पर क्या जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब आप सूखे बालों पर प्लास्टिक की कंघी फेरते हैं तो बालों और कंघी के बीच इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जिससे कंघी जो होती है वो चार्ज हो जाती है। यह कंघी छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करती है, फिर आकर्षित कर सकती हैं। आप उस कागज के टुकड़ों को कंघी के पास ले आएंगे तो उसके बाद चिपक जाएंगे वो। इसके अलावा हाथों को रगड़ने से गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि यह भी घर्षण मतलब फ्रिक्शन के कारण उत्पन्न हीट है। तो फ्रिक्शन से उत्पन्न होने वाला चार्ज जो होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है और ये जल्दी समाप्त हो जाता है। ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हमने डिस्कस करी, जो कि फ्रिक्शन से हमने इसको प्रोड्यूस होते हुए देखा। आगे बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, स्थैतिक विद्युत। तो ये इलेक्ट्रिसिटी उसको कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर उत्पन्न होती है। इसमें चार्ज जो होता है वो स्टैटिक होता है, यानी वो बहता नहीं है। जब आप कुर्सी पर बैठे होते हैं तो अचानक किसी आप मेटल या फिर धातु की वस्तु को छूते हो तो आपको हल्का सा झटका लगता है एकदम से। तो ये झटका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही होता है, जो कि आपके शरीर पर जमा हो जाती है। तो क्लियर हुआ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तब उत्पन्न होती है जब चार्ज किसी वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जमा हो जाता है और तब तक वहीं पर रहते हैं जब तक उन्हें डिस्चार्ज मतलब खाली नहीं किया जाता। नेक्स्ट बात करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत धारा। आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी वह इलेक्ट्रिसिटी है जो हम दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा देखते हैं। यह तब उत्पन्न होती है जब चार्ज किसी मीडियम मतलब कंडक्टर के माध्यम से लगातार बहते रहते हैं। इस प्रकार की विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जो है हम घर, ऑफिस, कारखानों इनमें करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर घर में जो आप पंखा यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं, टीवी चलाने के लिए उपयोग करते हैं, वह करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज लगातार बहते रहते हैं और यही जो इलेक्ट्रिसिटी है ऊर्जा का मुख्य रूप होता है जो हमें काम में आती है। तो हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल एंड स्टैटिक वाली जो है वो बिल्कुल स्थिर है, स्टैटिक है, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लोइंग है, गतिशील है, कंटिन्यूस मूवमेंट हमको उसमें देखने को मिलता है। राइट, चलिए अब आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, कुछ टर्म है उनको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम कवर कर लेते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत धारा को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर। कंडक्टर चालक क्या होता है? कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जो होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन पदार्थ में, इन सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से एक एटम से दूसरे एटम में जाकर करंट बना सकते हैं। कंडक्टर्स जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और वे आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्लो होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर हो गया, सिल्वर अच्छा कंडक्टर है। कॉपर हो गया, कॉपर का यूज़ वायर में किया जाता है स्पेशली। एल्यूमिनियम हो गया, यह भी एक अच्छा कंडक्टर है और इसे बिजली के तारों में इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कंडक्टर समझ में आ गया आपको क्या होता है? वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो आसानी से होता है। सभी मेटल्स और सॉल्ट जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो है, प्रवाह जो है वो आसानी से होता है। अब बात करते हैं हम नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर की, अचालक। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह जो है, फ्लो, वो नहीं होता है, बहुत ही या फिर कम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम हो जाती है।
वो सब्सटेंस जो नॉन कंडक्टर इंसुलेटर हैं, उन सब्सटेंस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं, मतलब बंधे हुए होते हैं, इतने फ्री नहीं होते हैं कि वो मूवमेंट कर सकें, अपने एटम से मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इनमें करंट का फ्लो जो है वो नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रबर, इसका उपयोग तारों को कवर करने के लिए किया जाता है ताकि करंट लीक ना हो। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया नॉन कंडक्टर इंसुलेटर का वुड, लकड़ी, ये भी अचालक है, नॉन कंडक्टर है, इससे बिजली जो है वो नहीं बहती है। देन हम बात करें प्लास्टिक की और ग्लास की, तो ये भी क्या है, इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है। बेसिकली नॉन कंडक्टर इंसुलेटर को सेफ्टी मतलब सुरक्षा के पर्पज से उपयोग किया जाता है, जैसे कि बिजली के तारों को ढकने के लिए उसके ऊपर हम देखते हैं कि कवर किया जाता है नॉन कंडक्टर एंड इंसुलेटर से। प्लास्टिक हम देखते हैं ना ऊपर में लगा होता है तारों के, तो बस यही इसका यूज होता है। आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। अब नाम से स्पष्ट है कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक, तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो सामान्य परिस्थिति में, सामान्य कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह जो है फ्लो वो नहीं करते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या फिर इनमें कुछ इम्प्योरिटी जो होती है, अशुद्धि जो होती है वो मिलाई जाती है, तो इनकी कंडक्टिविटी जो है, चालकता जो है वो बढ़ जाती है और इसमें धारा जो है, करंट जो है वो प्रवाहित होने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन, ये सबसे महत्वपूर्ण अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर हैं, जिसका यूज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर चिप में किया जाता है, सिलिकॉन का यूज। सेकेंड हो गया जर्मेनियम, इसका उपयोग भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्रेफाइट, सेलेनियम, ये भी अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। विशेष परिस्थितियों में ये करंट जो है वो प्रवाहित करते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनका सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो है वो कम एनर्जी में भी काम कर सकते हैं, इसीलिए कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल उपकरणों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लो कि ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करेंगे तो आपके मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए उसमें सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। सामान्य परिस्थिति में इससे करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कंडक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये हमने कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है एंड सेमीकंडक्टर क्या होता है ये क्लियर किया, आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा की। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट जो है असल में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी कंडक्टर, जैसे कि तांबा ले लो, तांबे का जो तार है वो ले लो, उसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट जो है इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिक करंट की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो की दिशा के विपरीत, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। क्लियर हो गया आपको? करंट और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है, फ्लो जो होता है, हमेशा विपरीत दिशाओं में होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। आई जो है इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू जो है वो चार्ज है, अपॉन में टाइम हो गया। ठीक है, I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ। जैसे कि एक विद्युत बल्ब है, इसके फिलामेंट द्वारा 10 मिनट तक 0.75 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट खींची जाती है। तब हमको सर्किट से प्रवाहित होने वाले, सर्किट से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज की मात्रा को फाइंड करना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट दे रखी है, I इक्वल टू 0.75 एम्पियर दे रखा है, T इक्वल टू हमको क्या दे रखा है, टाइम 10 मिनट्स दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसको देखिए फ्रेंड्स सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हो गया हमारा 600 सेकेंड। हमको फॉर्मूला पता है कि I इक्वल टू क्यू अपन में टी होता है, हमको क्यू फाइंड करना है। यहाँ पर क्यू जो है वो विद्युत आवेश है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वही फाइंड करना है हमको। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू टी। आई दे रखा 0.75, यहाँ पर सेकेंड में हमने कन्वर्ट किया इसको, तो हो गया हमारा 600। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 450 कूलम। तो बल्ब से फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितना है, 450 कूलम में। ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के कोई क्या यंत्र होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए मेजरिंग डिवाइस होती है, जो कि है अमीटर, और भी होती है गैल्वेनोमीटर भी होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अमीटर जो होता है वो डिवाइस है जो कि सर्किट में बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है। इसे सर्किट में किस तरीके से जोड़ा जाता है, मापने के लिए सीरीज में जोड़ा जाता है। एक अच्छा अमीटर वही होगा जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 होना चाहिए, ताकि वो सर्किट में कोई भी बाधा न डाले। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सर्किट में अमीटर को किस तरीके से जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है कि पैरेलल जोड़ा जाता है, तो सीरीज में जोड़ा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स,
एक और हम डिवाइस यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है ना, ये अमीटर की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पर कैसे, मैं आपको पहले समझाता हूँ। पहले गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है जिसका यूज़ बहुत ही छोटे इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किया जाता है। ये जो डिवाइस है बहुत ही कम करंट को, जैसे कि माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर को मापता है। गैल्वेनोमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलता है जो कि थोड़ा अधिक होता है, इसीलिए यह बड़े करंट को मापने के लिए उपयोग नहीं होता है। बड़े करंट को मापने के लिए कौन सा यूज किया जाता है डिवाइस? अमीटर का यूज किया जाता है। अब गैल्वेनोमीटर को भी अमीटर में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? अगर आपको गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है तो आप इसे सीधे बड़े करंट को मापने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसीलिए अमीटर में बदलने के लिए एक छोटा सा शंट रेजिस्टेंस जो है वो इसमें जोड़ते हैं। ये कैसे काम करता है इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझते हैं। शंट रेजिस्टेंस जो होता है ये एक छोटा रजिस्टर होता है। रजिस्टर मतलब ऐसे समझो कि आप नदी बहते हुए देखते हो, तो नदी के बीच में कोई बड़ा सा हम पत्थर रख देते हैं तो वो थोड़ा सा वो उसके फ्लो में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है ना। तो वो रजिस्टर उसी तरीके से सर्किट में काम करते हैं। ये जो करंट बहता है ना उसके फ्लो को थोड़ा सा क्या करते हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं, स्लो करते हैं। क्लियर? तो शंट रेजिस्टेंस एक छोटा सा रजिस्टर होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में जोड़ा जाता है। किस तरीके से जोड़ा जाता है? पैरेलल मतलब समांतर जोड़ा जाता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि जब सर्किट में करंट बह रहा हो तो ज़्यादा करंट शंट रेजिस्टेंस से होकर बह जाए और केवल थोड़ा सा करंट गैल्वेनोमीटर से होकर गुजरे। जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ में एक छोटा सा शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो सर्किट में बहने वाले बड़े करंट का अधिकांश भाग जो होता है वो इस शंट से होकर गुजर जाता है। इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को नुकसान नहीं होता है और यह छोटे करंट का हिस्सा जो है वो माप सकता है। तो गैल्वेनोमीटर प्लस शंट रेजिस्टेंस जोड़ दो तो ये बन गया अमीटर। एग्जाम के अंदर पूछते हैं ये वाला, इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट हमने डिस्कस किया इसके टाइप को। तो दो टाइप होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा एंड दिश धारा, एसी करंट एंड डीसी करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, एसी की बात करें, तो यह वह करंट होता है जो समय के साथ, टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एसी करंट कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में बहता है और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बदल जाता है, और ये प्रोसेस जो है लगातार चलती रहती है। भारत में घरों में जो बिजली आती है, हमको इलेक्ट्रिसिटी आती है, वह एसी होती है। कौन सी होती है? एसी होती है। अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, यानी एक सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन बदलती है। इसका मतलब ये होता है घरों में आने वाली बिजली एसी करंट का एक एग्जाम्पल है। जो पंखे, बल्ब, टीवी ये चलाने में हम यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन सी होती है? एसी होती है। अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसके बाद बात करते हैं हम डायरेक्ट करंट की। तो डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा जो होती है, ये वह करंट होता है जिसकी डायरेक्शन जो है समय के साथ नहीं बदलती है। इसका मतलब यह है कि डीसी करंट हमेशा एक डायरेक्शन में बहता है, चाहे आप इसे जितनी देर तक यूज करें। तो इस तरीके की करंट की डायरेक्शन एक ही होती है, इसलिए यह स्टेबल होती है, स्थिर होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बैटरी या फिर सेल से जो प्राप्त हमको इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट होता है, वो डायरेक्ट करंट का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि आपके मोबाइल की बैटरी, रिमोट कंट्रोल की बैटरी और जो भी पोर्टेबल आपके डिवाइसेस हैं उनमें डीसी करंट का ही उपयोग होता है। आगे फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर भी एक प्रकार की डिवाइस ही है, ऐसा उपकरण है जो कि अल्टरनेटिव करंट एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। एसी करंट, जैसा कि हमने पहले भी सीखा है कि समय के साथ अपनी डायरेक्शन जो है वो बदलती रहती है, लेकिन कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि टीवी, रेडियो, माइक्रोवेव, इनको काम करने के लिए डीसी की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है। रेक्टिफायर का यूज़ जो होता है वो टीवी, रेडियो, माइक्रोवेव जैसे उपकरण में, जहाँ पर बिजली का इनपुट एसी होता है लेकिन काम करने के लिए डीसी चाहिए होता है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है, जिससे कि ये जितने भी उपकरण हैं, डिवाइसेस हैं, ये सही ढंग से काम कर पाते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और डिवाइस देखने को मिलता है जो कि है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या काम करता है? ये वो डिवाइस होता है जो कि डीसी को एसी में बदलने का काम करता है। जब हम घरों में बैटरी का यूज़ करते हैं, जैसे कि जब बिजली चली जाती है तो बैटरी हमें क्या करती है? डीसी करंट देती है। जो इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, वो डीसी करंट हमको देती है, लेकिन हमारे घर में जो उपकरण लगे होते हैं वो एसी करंट उनको चाहिए होता है, जैसे पंखा हो गया, ये सब। तो इस समस्या को हल करने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। यह बैटरी से मिलने वाले डीसी करंट को एसी करंट में बदल देता है ताकि हम
जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं उनको सही तरीके से चला सकें। तो दोनों डिवाइस आपको क्लियर हुआ, रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम करता है, वह इन्वर्टर जो है वो डीसी करंट को एसी करंट में बदलने का काम करता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस है जिसका काम वोल्टेज को बढ़ाना या फिर घटाना होता है। यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भी ट्रांसफर करता है बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के। इसके काम करने का तरीका जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य काम क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना या फिर घटाना। अगर आपको किसी डिवाइस में काम करने के लिए कम वोल्टेज चाहिए तो ट्रांसफार्मर उसे घटा सकता है। अगर आपको किसी डिवाइस का या फिर क्षेत्र में कोई ऐसा एरिया है जहां पर अधिक वोल्टेज चाहिए तो ट्रांसफार्मर जो है उसे बढ़ा सकता है। तो वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। देखिए, अगर ट्रांसफार्मर न लगाया जाए तो बहुत समस्या हो सकती हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है आमतौर पर वो 220 वॉट की होती है, लेकिन आपका जो फ़ोन होता है, लैपटॉप होता है, ये जो डिवाइसेस होते हैं ये 5 वोट, 19 वोट, 20 वोट इन इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत इनको पड़ती है। अगर आप सीधे 220 वोट बिजली को मोबाइल फ़ोन से जोड़ देंगे तो आपका फ़ोन जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें आग लग सकती है। इसका कारण ये है कि मोबाइल को कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा वोल्टेज से यह ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि आपका एक मोबाइल चार्जर के रूप में काम करता है उसका यूज़ करते हैं। अब घर में बहुत छोटे छोटे ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है, आपको नहीं समझ में आएगा ऐसे, बट हम कहीं ना कहीं पर छोटे छोटे ट्रांसफार्मर का यूज़ करते रहते हैं। बहुत बड़ा सा ट्रांसफार्मर घर के अंदर यूज़ नहीं होता है, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं हम। ये 220 वोट की बिजली को घटाकर 5 वोट पर कर देता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि आपका मोबाइल का चार्जर है, जिससे आपका फ़ोन जो है वो सुरक्षित तरीके से चार्ज हो सकता है। सेम लैपटॉप का चार्जर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है, जो कि 220 वोट से इलेक्ट्रिसिटी को घटाकर 19 वोट पर ले आता है। तो ट्रांसफार्मर कितना ज़रूरी हो गया, जहाँ पर भी बिजली इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से अगर हम घर तक सीधे अगर बिजली भेज देंगे, इलेक्ट्रिसिटी भेज देंगे, तो घर के जितने भी उपकरण हैं वो सब खराब हो जाएंगे। पंखे, बल्ब, टीवी, फ्रिज, ये सब खराब हो सकते हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा वोल्टेज को सहन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती हैं, कॉइल होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल इसमें बिजली आती है, सेकेंडरी कॉइल इसमें से बदली हुई बिजली जो होती है इलेक्ट्रिसिटी वो निकलती हैं। जब प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी करंट गुजरता है तो इसके चारों ओर एक बदलता हुआ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन जाता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेकेंडरी कॉइल में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उत्पन्न कर देता है, जिससे आउटपुट मिलता है। आगे हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के टाइप की। तो 2 तरीके के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, यह कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलता है। इसका उपयोग जो है तब किया जाता है जब हमें लंबी डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिसिटी भेजनी होती है। जो बिजली संयंत्र होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है ताकि बिजली को दूर तक भेजने के लिए वोल्टेज बढ़ाया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर बिजली उत्पादन जहाँ पर भी होता है वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जब बिजली का उत्पादन होता है तो इसे लंबी दूरी तक भेजने के लिए वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो जब ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलना होता है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। अभी हमने डिस्कस भी किया था, है ना, मोबाइल का चार्जर। इसका उपयोग तब होता है जब हमें किसी उपकरण को, कोई डिवाइस है उसको कम वोल्टेज में चलाना होता है, जैसे मोबाइल का चार्जर। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि घर की 220 वोट की बिजली को कम वोल्टेज 5 वोट में बदलता है। हमने बात करी कि ट्रांसफार्मर जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इसको समझ लेते हैं हम। म्यूचुअल इंडक्शन एक वह प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है जब 2 कॉइल एक दूसरे के पास होती हैं और एक कॉइल में बदला हुआ इलेक्ट्रिक करंट एसी बहता है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी कॉइल में भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इन दोनों कॉइल का सीधे एक दूसरे से कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं होता है। एक कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट बहता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन इसी को कहा जाता है। समझ में आया आपको? आजकल जो हम वायरलेस चार्जिंग यूज कर रहे हैं ना, पैटर्न, ये भी एक म्यूचुअल इंडक्शन पर ही आधारित होती है। तो क्लियर हो गया अच्छे से? ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है। आगे चलिए अब डिस्कस करते हैं हम रजिस्टर और रेजिस्टेंस को। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि खेत में पानी के बहाव को रोकने के लिए किसान क्या करता है, मेड़ बना देता है, जिससे पानी क्या होता है, स्लो हो जाता है, धीमी गति से आगे बढ़ता है या फिर रुक जाता है। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी वस्तु द्वारा रोका जाता है
तो इसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया। रजिस्टर की बात करें हम कि रजिस्टर क्या होते हैं, तो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह को कंट्रोल करते हैं। अगर घर में उपयोग होने वाले किसी उपकरण में या फिर डिवाइस में अगर निर्धारित वोल्टेज या फिर करंट से ज़्यादा बिजली आने लगे तो ये उपकरण जो होंगे वो क्या होंगे, खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में रजिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह को, जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है और नुकसान होने से बचाता है। तो बेसिकली रजिस्टर का काम ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो आ रहा है वो अगर अनियंत्रित तरीके से आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना। ठीक है, इसका फंक्शन यही होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो को कंट्रोल करना। रेजिस्टेंस की बात करें कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस किसी भी वस्तु की वह कैपेसिटी होती है जिससे वह इलेक्ट्रिक करंट को रोकती है। हर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का एक रेजिस्टेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिक मतलब बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी है R=V/I। R जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है। V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। I जो है ये करंट थ्रू द कंडक्टर है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। आगे हम ओम्स लॉ भी डिस्कस करने वाले हैं अभी। यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के टाइप को डिस्कस करें तो दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें कई रजिस्टर एक के बाद एक जोड़े जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक सर्किट है, इस सर्किट में R1, R2, R3, R4 ये सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 + R2 + R3 + R4। सीरीज में सभी रजिस्टर का कुल टोटल जो होता है रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करें तो इसमें रजिस्टर को एक पैरेलल फॉर्मेट में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/R, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो क्या होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। जो रेजिस्टेंस होता है इसको इम्पैक्ट करने वाले कुछ कारक भी होते हैं, जैसे कि लेंथ, एरिया या फिर नेचर ऑफ मटेरियल या फिर टेम्परेचर। ये सभी जो है ये रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक हैं। लेंथ की बात करें तो इसके साथ में इसका फॉर्मूला होता है, जो रेजिस्टेंस होता है R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जितना ज़्यादा तार की लंबाई होगी उतना अधिक यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। एरिया की बात करेंगे तो R जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, मतलब पतले तार में अधिक प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जबकि मोटे तार में कम रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस पदार्थ में सब्सटेंस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कम प्रतिरोध हमको देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। टेम्परेचर की बात करेंगे हम तापमान की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस से। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना के, एक कंडीशन बना के आपको दे सकते हैं। आगे बात करते हैं रजिस्टिविटी। किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वही होती है रजिस्टिविटी। इसकी इकाई क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है इसकी। रजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में लेंथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, चालकता क्या होती है, ये किसी भी सब्सटेंस में कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो सकता है वो ये बताती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो अभी हमने डिस्कस करा था, रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, उसके विपरीत होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, चालकता की, साइमन्स पर मीटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले अगर कारकों की बात करें तो लेंथ एंड टेम्परेचर उसको इफेक्ट करती है। जैसे कि लेंथ की बात करें तो जितनी ज़्यादा लंबाई होगी, चालकता जो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही कम होती है। इन्वर्स रिलेशन होता है इनके बीच में। वहीं अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है चालकता, कंडक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो घटती है। तो ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो फ्रेंड्स हमने रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको डिस्कस करा। सीरीज और पैरेलल में रजिस्टर को जोड़ने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से इनका टोटल किया जाता है, एंड रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी को हमने अच्छे से डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ के बारे में बात करें उससे पहले हम देखिए करंट पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। वोल्टेज क्या होता है ये थोड़ा सा डाउट रह सकता है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज एक प्रकार का धक्का या फिर फोर्स है। क्या है, धक्का या फिर फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉनों को किसी भी तार या फिर बोल सकते हैं कंडक्टर, उसमें एक जगह से दूसरी जगह धकेलती है। ये फोर्स जो होती है ना, यही इलेक्ट्रॉनों को धकेलती है, और वो क्या है, फोर्स, वोल्टेज है। समझ में आ गया आपको। इसे आप इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कह सकते हैं। तो वोल्टेज वह पावर होती है, वह फोर्स होता है, वह धक्का होता है जो कि इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती हैं।
चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, वोल्टेज और पानी की टंकी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आपके घर में एक ऊंचाई पर पानी की टंकी लगी है, ठीक है। ये टंकी बिजली की बैटरी की तरह ही काम करती है। कैसे? जब टंकी में पानी भरा होता है और वह ऊंचाई पर होती है, तो टंकी के नीचे के नल में पानी जो है वो तेजी से बहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह ऊंचाई पर पानी का दबाव जो है, प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। अब वोल्टेज के संदर्भ में डिस्कस करें तो टंकी में पानी का ऊंचाई पर होना ठीक उसी तरीके से है जैसे कि किसी बैटरी में वोल्टेज होना। पानी का नीचे की ओर बहना ठीक उसी तरह से है जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, मतलब करंट। जब आप नल खोलते हो तो पानी नीचे की ओर बहता है क्योंकि ऊंचाई का अंतर जो है वो ज़्यादा है। इसी तरीके से जब बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, उनके बीच वोल्टेज होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वो शुरू हो जाता है। जब इनके बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज डिफरेंस जो हमको देखने को मिलता है, उसी की वजह से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, राइट। तो क्या होगा अगर टंकी का पानी जो है हम ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाएं? तो अगर टंकी ज़्यादा ऊंचाई पर होती हैं तो पानी का बहाव जो है वो तेज होगा। ठीक उसी तरीके से अगर बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट भी तेजी से बहेगा। समझ में आया आपको? ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी पानी का बहाव उतना तेज होगा। इसे आप इस तरीके समझ सकते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज होने पर करंट भी ज़्यादा होगा। अब अगर टंकी की हाइट कम कर दो, मतलब वोल्टेज कम होना। यहाँ हाइट है ना, वो वोल्टेज से रिलेट कर रही है। मतलब हाइट को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है, हाइट कम कर रहे हैं मतलब वोल्टेज कम कर रहे हैं हम। तो अब सोचिए कि हाइट हमने कम कर दी मतलब वोल्टेज कम कर दिया। तो अगर पानी की टंकी जमीन पर ही रख दो आप, या जमीन के पास रख दो, तो ऊंचाई कम हो गई, हाइट कम हो गई। ऐसी स्थिति में आप नल जब खोलोगे तो पानी बहुत ही धीरे आएगा, या फिर हो सकता है कि पानी ना भी आए, बंद हो जाए आना। तो इस तरीके से अगर वोल्टेज बहुत ही कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा, तो करंट भी बहुत ही स्लो हो जाएगा सर्किट के अंदर। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वोल्टेज का काम क्या होता है। वोल्टेज का काम क्या होता है? वो एक धक्का होता है जो कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ को। अब आपको समझना थोड़ा आसान होगा। हमने करंट भी पढ़ लिया है, हमने वोल्टेज भी पढ़ लिया है, हमने रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया है, तो इन तीनों का ही यहाँ पर हमको यूज देखने को मिलेगा। ओम्स लॉ क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के बीच के संबंध को बताता है ओम्स लॉ। इसका कहना यह है कि किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट उसके टर्मिनल के बीच के वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि करंट का फ्लो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही है ओम्स लॉ। इसका फॉर्मूला क्या है? V = IR। देखिए इस फॉर्मूले को याद करने का मैं एक बहुत ही शानदार सा आपको तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। सबसे ऊपर लिख लेना है V। आपको नीचे के जो स्पेस दिख रही है ये दो पार्ट में टूट सकती है, तो हमको इसको दो पार्ट में तोड़ लेना है। और पहले लिखना है I, दूसरे नंबर पर लिखना है R, है ना। तो ये जो हमारा ट्रायंगल बना है ना, इससे आप सारे फॉर्मूले तुरंत बना सकते हो, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा एग्जाम में। आपको देखो, मान लो पूछ लेते हैं कि I = क्या होता है, तो सीधे दिख रहा है V/R। आपसे पूछ ले कि R = क्या होता है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि V/I। आपसे पूछ ले कि V = क्या होता है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि IR होता है। तो इस तरीके से एग्जाम में जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो इस पे बहुत पूछे जाते हैं, तो हम सीधे सीधे इस फॉर्मूले से काफ़ी क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखिए ओम्स लॉ को भी हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कि दो बाल्टी है, एक बाल्टी A है और दूसरी बाल्टी B है। B वाली बाल्टी A वाली से कम हाइट पर रखी हुई है, A ज़्यादा ऊंचाई पर है। अब इन दोनों बाल्टियों को हम क्या करते हैं, एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पानी जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। अभी हमने डिस्कस भी किया था एग्जाम्पल में। पानी जो है ये क्या है, करंट है हमारा। हाइट जो है ये क्या है, वोल्टेज है। हाइट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, हाइट को कम करेंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा। प्रेशर देख रहे हैं ना आप कि हाइट बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, A वाली बाल्टी से B वाली बाल्टी की तरफ में। कम कर देंगे हाइट तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। जो पाइप दोनों को कनेक्ट कर रहा है बाल्टी को, ये पाइप जो है हमारा ये क्या है, रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस है ये। पाइप को अगर मैं छोटा कर दूंगा तो अलग तरीके का रेजिस्टेंस है, पाइप को बड़ा कर दूंगा तो अलग तरीके का रेजिस्टेंस हो गया। मतलब आपने खोल दिया, पानी के बहाव को आप रोक ही नहीं रहे हो, जाने दो। समझ में आ गया आपको? तो पानी का फ्लो हमेशा ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर होगा। बाल्टी A से बाल्टी B की ओर पानी बहेगा। अगर बाल्टी A की ऊंचाई और बढ़ा दें हम तो पानी का फ्लो भी और बढ़ जाएगा, और तेज हो जाएगा। इसका मतलब पानी का फ्लो हाइट मतलब वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सी बात है जो अभी हमने डिस्कस भी किया। पाइप का आकार जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर पाइप पतला है तो पानी धीरे धीरे बहेगा। जब हम पाइप को मोटा कर देंगे तो पानी तेजी से बहेगा। यानी पानी का फ्लो जो है वो पाइप के साइज मतलब रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पाइप को पतला करेंगे
तो पानी स्लो बहेगा, पाइप को मोटा करेंगे, साइज बढ़ाएंगे तो पानी तेजी से बहेगा। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर हो गया करंट, हाइट ऑफ वाटर होगी वोल्टेज, पाइप का साइज हो गया रेजिस्टेंस। जैसे पानी ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है वैसे ही करंट जो है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करता है। अगर पाइप पतला है तो पानी धीरे बहेगा, ठीक उसी तरीके से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट का फ्लो भी कम होगा। तो इस तरीके से हम ओम्स लॉ को एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमको ये समझ में आया कि ओम्स लॉ ये बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में किस तरीके से वोल्टेज और रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा करंट का फ्लो उतना ही तेज होगा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही धीमा होगा। राइट, चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल मैंने निकाले हैं ओम्स लॉ के ऊपर, एक बार हम उनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये एक सर्किट है, उसके अंदर 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 20 वोल्ट का वोल्टेज है। तो ओम्स लॉ के अनुसार सर्किट में फ्लो होने वाली करंट जो है वो कितनी होगी। तो हमको पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V की वैल्यू दे रखी है हमको 20, I की वैल्यू हमको फाइंड करना, R की वैल्यू दे रखी है 10। तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 10, I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर C आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक सर्किट है, उसमें यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस की सीरीज देखने को मिल रही है, मतलब ये सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टेंस 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम, और कुल वोल्टेज जो है दे रखा है हमको, वो दे रखा है 60 वोल्ट का। तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट जो है वो कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो हमको टोटल निकालना पड़ेगा, तो सबको जोड़ना पड़ता है। सीरीज में सब जुड़ जाते हैं और पैरेलल में 1 अपॉन में करके हम उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ देते हैं, तो 5, 10, 15 कितना हो गया, टोटल 30 हो गया। अब V इक्वल टू IR है, तो यहाँ पर हमको V की वैल्यू दे रखी है कितनी, 60, R की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने 30, तो I की वैल्यू फाइंड करना है, तो V अपॉन में R, तो 60 अपॉन में 30 तो क्या आ गया 2 एम्पियर। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बड़ी आसानी से आप बना लोगे क्वेश्चन। देखिए अभी हमने वोल्टेज डिस्कस किया था, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उसी में ही, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियल जो होता है वो एक प्रकार की स्टोर्ड एनर्जी होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल समान होंगे, वोल्टेज समान होगा, तो उनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यही कारण है कि पोटेंशियल डिफरेंस वह होता है जब दो अलग अलग पॉइंट के बीच में पोटेंशियल अलग अलग होते हैं, जिससे करंट का फ्लो होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज, V इक्वल टू W अपॉन में Q। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये एक ही चीज़ है। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, वोल्ट में डिनोट करते हैं, SI यूनिट। तो वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क की SI यूनिट होती है जूल एंड चार्ज की होती है कुलम। तो वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, जूल अपॉन में कुलम। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, जूल अपॉन में कुलम दे दिया या जूल इंटू कुलम दे दिया। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है, जैसे कि सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए अमीटर हमने डिस्कस किया था, उसी तरीके से सर्किट में वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो डायरेक्ट करंट या DC हो या फिर AC हो। इसको सर्किट में हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो आइडियल रेजिस्टेंस होता है, ताकि यह सर्किट के करंट फ्लो को प्रभावित ना करे। आगे देखिए एक और टर्म डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रकार का काम होता है, वर्क होता है। अब किस तरीके का वर्क होता है, देखो जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसे और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप कोई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं तो इसके लिए आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आगे देखिए कुछ छोटी छोटी टर्म है, इनको भी हम क्लियर करते हुए चलते हैं। जैसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जगह होती है जो किसी चार्ज पार्टिकल जो है उसके चारों तरफ बनती है। जब आप किसी दूसरे चार्ज को इस क्षेत्र में लाते हो, इस एरिया में रखते हो, तो उस पर क्या होता है, एक फोर्स लगता है। इसे ऐसे समझो जैसे कि एक चुंबक के पास लोहा ले जाने पर वो खींचता है, वैसे ही चार्ज पार्टिकल भी एक दूसरे पर असर डालते हैं। अगर आपने कभी गुब्बारे को सिर पर रगड़ा हो और दीवार के पास ले गए हो तो दीवार से वो चिपक जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होता है। समझ आया आपको। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी जगह पर अगर हम 1 कूलम चार्ज रखें और वो जितना बल फोर्स महसूस करेगा उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F अपॉन में Q। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, F फोर्स हो गया और Q चार्ज हो गया। अभी हमने डिस्कस किया किसी जगह पर अगर 1 कूलम का चार्ज रख देते हम तो वो जितना फोर्स महसूस करेगा
उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें, विद्युत द्विध्रुव की, तो जब दो समान इक्वल और अपोजिट चार्ज जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक छोटे से डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। इसका कुल चार्ज हमेशा 0 होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या है, किरचॉफ का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट या फिर वोल्टेज का मान निकालने के लिए सिर्फ ओम्स लॉ जो है वो काफ़ी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में किरचॉफ लॉ का उपयोग किया जाता है। किरचॉफ लॉ को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा आता है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोनों को डिस्कस करते हैं। किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, धारा का नियम। यह कहता है कि किसी नोड या फिर जंक्शन पर जितनी करंट्स मतलब धाराएं प्रवेश करती है उतनी ही करंट्स वहां से निकलती भी हैं। यानी नोड पर मिलने वाली करंट्स का योग जो होगा वो हमेशा शून्य होता है। जो करंट्स जंक्शन के अंदर आ रही हैं उनका टोटल उन करंट्स के बराबर होगा जो जंक्शन से बाहर जा रही हैं। मान लो कि आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 तारें एक जंक्शन पर आकर मिल रही हैं, जिनमें से 2 करंट्स अंदर की तरफ आ रही हैं और 2 बाहर की ओर जा रही हैं। किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि अंदर आने वाली करंट्स का योग बाहर जाने वाली करंट के योग के बराबर होना चाहिए। तो I2 प्लस I3 प्लस माइनस I1 माइनस I4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे उसको तो I1 और I4 का टोटल जो होगा जुड़ जाएगा माइनस माइनस से, तो पर चिन्ह माइनस का रहेगा, और I2 प्लस I3 जुड़ने के बाद में माइनस होगा, उससे तो 0 ही आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ डिस्कस करते हैं। विभवांतर का नियम ये बताता है कि किसी भी बंद लूप या सर्किट में सभी वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज का योग जो होगा हमेशा शून्य होगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी बंद लूप में जितनी वोल्टेज गिरावट वोल्टेज ड्रॉप होगी उतनी ही वोल्टेज वृद्धि मतलब वोल्टेज राइज भी होगा। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास में क्लोज लूप है, एक सर्किट है। ए से बी का जो वोल्टेज है वो हो गया VAB, बी से सी का जो वोल्टेज है वो हो गया BC, सी से डी का हो गया वोल्टेज CD एंड डी से ए का हो गया वोल्टेज हमारा DA। तो इस कंडीशन में सभी को अगर जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्लोज्ड लूप में सर्किट में सभी वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज का योग जो होगा हमेशा 0 होता है। तो यही है किरचॉफ लॉ। ये सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कि किसी भी जटिल जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है उसमें करंट और वोल्टेज को सही तरीके से हम समझ सकते हैं इसके थ्रू, खास करके जब एक से ज़्यादा लूप या फिर जंक्शंस होते हैं। आगे देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से भी एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसका यूज किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ये 4 रेजिस्टेंस को मिलाकर बनाया जाता है और इसका उपयोग जो है तब होता है जब किसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस जो है वो अज्ञात हो, मतलब हमको नहीं पता है वो। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सर्किट में यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस होते हैं। P और Q जो है यहाँ पर हमारे पास में ज्ञात रेजिस्टेंस है, हमको पता है कितना रेजिस्टेंस है इनका। R जो है इसका रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है, हमें इसे फाइंड करना है। S जो है ये एक ज्ञात और वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसका यूज जो है ब्रिज को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। अब ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होगी, संतुलित स्थिति क्या होगी, तो जब ब्रिज संतुलित होता है तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, और इसका मतलब होता है कि ब्रिज बैलेंस हो गया है संतुलित स्थिति में। तो इसका फॉर्मूला होता है P/R इक्वल टू Q/S, मतलब यानी एक ब्रांच में रेजिस्टेंस का अनुपात जो होगा P/R वो दूसरे ब्रांच में रेजिस्टेंस का जो अनुपात है Q/S उसके अनुपात के बिल्कुल बराबर होता है। समझ गए आप। इसका वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करें तो जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर में ध्यान रखिएगा 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो इस स्थिति का उपयोग कर हम जो भी हमको अज्ञात रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब यहाँ पर R, उसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कैसा न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से दिया जाता है। देखिए कि यहाँ पर P की वैल्यू दे रखी है हमको 900 ओम, Q रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 300 ओम, S की दे रखी है 15 ओम। तो R जो है वो हमको फाइंड करना है, और ऐसा फाइंड करना है कि जो ब्रिज है वो संतुलित हो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P/R इक्वल टू Q/S। R के लिए देखिए रीअरेंज करते हैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा P/S/Q। अब सबकी वैल्यू दे रखी है 900 × 15/300 कितना हो गया 13,500/300 इक्वल टू ये हो गया 45 ओम। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो कितने बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर क्लियर होगी तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली बन जाएगा। रेलवे में या फिर और भी एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अब इलेक्ट्रिक सेल के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं।
इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एग्जाम में पूछते हैं ये कि इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ऐसे ऑप्शन बना के आपसे पूछ लेंगे। तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका उपयोग बैटरी के रूप में किया जाता है और यह एनर्जी स्टोर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कंपोनेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है जिसे एनोड कहते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है जिसे हम कैथोड कहते हैं। सेल कैसे काम करता है? इलेक्ट्रिक सेल के अंदर एक सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसे आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल का फ्लो होता है। जब बिजली पास होती है तब ये आयन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट बनाने में मदद करते हैं। पॉजिटिव आयंस जो होंगे मतलब केटायंस वो कैथोड की तरफ जाते हैं और नेगेटिव आयंस जो होंगे एनायंस वो एनोड की तरफ जाते हैं। एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इनके अगर हम सिंबल की बात करें तो एक शॉर्ट और एक मोटी वर्टिकल लाइन होती है जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है एंड एक लॉन्ग और पतली वर्टिकल लाइन होती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिक सेल के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी बैटरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरी सेल। प्राइमरी बैटरी की बात करें तो ये वो सेल होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, मतलब इन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ड्राई सेल जैसे कि घड़ी, बैटरी है ना, इनमें यूज होते हैं। सेकेंडरी बैटरी सेल की बात करेंगे तो ये वो सेल होते हैं जिन्हें चार्ज किया जा सकता है और कई बार उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल की बैटरी हो गई है ना, निकल कैडमियम, लिथियम आयन बैटरीज, ये सभी सेकेंडरी बैटरी के एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको भी हम क्लियर करते हुए चलते हैं। फ्यूज वायर क्या होता है? फ्यूज वायर जो होता है देखिए इसका मुख्य काम होता है ये इंश्योर करना कि जब भी किसी सर्किट में ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रवाहित हो तो वह सर्किट को कोई भी नुकसान पहुंचाने से बचा सके। जब करंट एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो जाता है सर्किट में तो फ्यूज तार जो होता है वो गर्म होकर पिघल जाता है और सर्किट में करंट का प्रवाह जो है वो बंद हो जाता है। इससे उपकरण जो होते हैं, डिवाइसेस जो होते हैं वो जलने या खराब होने से बचते हैं। तो ये फ्यूज वायर का काम होता है। फ्यूज वायर को सर्किट में, ध्यान रखिएगा, सीरीज में जोड़ा जाता है। ये एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन कि फ्यूज वायर को सर्किट में किस तरीके से जोड़ते हैं, तो सीरीज में जोड़ते हैं। किससे बना होता है फ्यूज वायर? टीन और लेड से मिलकर बना होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। आगे बात करते हैं अर्थिंग की। अर्थिंग क्या होता है? तो अर्थिंग का उपयोग जो है वो बिजली के झटकों से बचने के लिए किया जाता है। जब भी सर्किट में देखिए शॉर्ट सर्किट होता है तो अतिरिक्त विद्युत धारा जो होती है, करंट जो होता है वो जमीन में प्रवाहित हो जाता है। जो एक्स्ट्रा करंट होता है ना वो जमीन में चला जाता है, जिससे जो उपकरण होते हैं, डिवाइसेस होते हैं वो सुरक्षित बने रहते हैं। इसी को बोलते हैं बेसिकली अर्थिंग। आगे बात करते हैं डायनामो की। डायनामो क्या है? एक प्रकार का उपकरण है, ये भी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनामो का यूज़ जो है देखिए पुरानी ज़माने में जो साइकिल होती थी उसमें यूज़ होता था। रात के समय साइकिल चलाने पर जब आप पेडल मारते थे तो डायनामो घूमने लगता था और ये साइकिल की हेडलाइट जो है उस दौरान चालू हो जाती थी। मतलब यांत्रिक ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिससे साइकिल की लाइट जलती है। डायनामो आमतौर पर बिना बैटरी के काम करता है और सीधे पहिए की गति से जो स्पीड होती है उससे एनर्जी जो है वो उत्पन्न करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों के खिलौने भी होते हैं, लट्टू वाले खिलौने होते हैं जिसको चलाते हैं तो हम एकदम से उसमें लाइट चल जाती है, तो वो डायनामो के ही एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। उल्टा, इसका उपयोग पंखे, मिक्सर या फिर वॉशिंग मशीन ऐसे डिवाइसेस में किया जाता है। जब करंट जो होता है वो मोटर से गुजरता है तो ये घूर्णन ऊर्जा जो है एनर्जी उत्पन्न कर देता है जिससे मशीनें चलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक मोटर। सिंपली कॉन्सेप्ट है इसका कि ये विद्युत ऊर्जा जो होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस भरी होती है जो कि एक निष्क्रिय गैस होती है और फिलामेंट को जलने से बचाती है। जब फिलामेंट गर्म होता है तो ये प्रकाश मतलब लाइट जो है वो उत्सर्जित करता है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का कॉन्सेप्ट है। आजकल तो खैर बहुत सारे एलईडी बल्ब आ गए हैं, बट ये हम उस दौरान की बात कर रहे हैं जब इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ होते थे। आगे बात करते हैं लाइटिंग कंडक्टर की। तड़िक चालक, इसका भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। लाइटिंग कंडक्टर की बात करें तो इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका उपयोग इमारतों को बिजली के गिरने से बचाने के लिए किया जाता है। ये एक मेटल की छड़ होती है
जो इमारत की ऊपरी सतह पर लगाई जाती हैं। जब बिजली गिरती है तो यह इमारत को नुकसान पहुंचाने की बजाय तड़िक चालक जो हमने लगाया है, लाइटिंग कंडक्टर जो लगाया है, उसके जरिए सीधे जमीन में चली जाती हैं। तो ये काम होता है लाइटिंग कंडक्टर का, तड़िक चालक का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, विद्युत वाला, जिसमें हमने पूरा डिटेल में इसको डिस्कस किया है। छोटी छोटी टर्म को भी अच्छे से पढ़ा है हमने। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी थ्योरी सेक्शन से देखने को मिलेंगे। मैंने आपको टेस्ट वाले सेक्शन में क्वेश्चन दे रखे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस करिएगा। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी दिए मैंने, क्योंकि इससे एग्जामिनर जो है इस टॉपिक से ये अप्रोच रखता है कि बच्चों का क्वेश्चन ना बने। तो उस तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देता है, बट हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हमसे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा एग्जाम में। आज के बस इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।